तो लास्ट टाइम बेटा आप कीता सी मीटर ब्रिज बारे, है ना। तो नाओ अज आप करांगे पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बारे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक्चुअली तुसी यूनिट नंबर 2 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड के उपर नेल्स पिन्स लगाती ना, ते नाल मार्बल्स ले ले। मार्बल्स तो हो गए फ्री इलैक्ट्रॉन्स, ते नेल्स किस दे बराबर हो गई पॉजिटिव आयन्स दी तरह, है ना। तो जदों असी कहने कि असी मैटल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता, तो ਉਹਦਾ मीनिंग की है कि असी कार्डबोर्ड ਨੂੰ अगर थोड़ा जिहा भी टिल्ट कर देंगे तो जो मार्बल्स मूव करनगे तो वो स्पीड अप होणगे, है ना, तेज होणगे। बट उन्हां विचों एक मार्बल दे अचानक सामने अगर कोई नेल आ जाए तो जदों उहदे नाल टकराएगा तो वो मार्बल जिहड़ा तेज हो चुका वा स्पीड अप, वो मूवमेंट लई रुकेगा, फिर दोबारा अपने मोशन को रीस्टार्ट करेगा। तो एक्चुअली उन्हें की किया उस मार्बल ने कि जिन्नी काइनेटिक एनर्जी गेन की सी वो पॉजिटिव आयन को देती कोलिजन के दौरान, और वो एनर्जी किनू ट्रांसफर हुई है, पॉजिटिव आयन का मतलब मैटल को ट्रांसफर हो गई, इदा कह सकते। किस फॉर्म च? थर्मल एनर्जी की फॉर्म च, हीट की फॉर्म च, इदा कह सकते। तो ये जिहड़े कोलिजन्स हो रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट लिए। समझ आई गल? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब जदों भी किसी सबसटांस, किसी मैटल वायर, किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास करेगा तो वो गर्म हो जाएगा मैटल, और वो गर्म होने का कारण वही है जो रेजिस्टेंस का कारण है। रेजिस्टेंस का कारण की है? कोलिजन्स। तो गर्म होने का कारण भी की है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कारण भी की है? कोलिजन्स। फर्क की है? रेजिस्टेंस के दौरान जो कोलिजन्स है वो मोशन च रुकावट पैदा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन, और हीटिंग इफेक्ट च वो कोलिजन के दौरान की हो रहा कि इलैक्ट्रॉन्स दी जो फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की सी वो हीट च कन्वर्ट हो रही है कोलिजन के दौरान, है ना। तो आप इस तरह समझ सकते हैं इस गल। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हर जगह ते एग्जिस्ट करेगा जिथे करंट होएगा ते रेजिस्टेंस होएगी। तो इस करके कोई भी डिवाइस जिहड़ा इलैक्ट्रिकल डिवाइस है, तुसी नोट कर लो, जदों उन्होंने ऑपरेट किया जाता फॉर सम टाइम वो गर्म हो जाता, हीट अप हो जाता, और वो पिछे का कारण की है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हुण हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बारे जदों असीं गल करते हैं कि अगर थोड़े सामने किसी रजिस्टर के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा, किन्ने टाइम लई? टी टाइम लई, और आई
कांस्टेंट या स्टैडी करंट है। तो इस रजिस्टर च जो हीट पैदा होएगी वो कितनी होएगी बेटा, आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी के बराबर। मतलब अगर थोड़े सामने एक रजिस्टर जिसकी रजिस्टेंस आर है ਉਹਦੇ ਚ कांस्टेंट करंट आई फ्लो करे फॉर टाइम टी, तो थानू कोई कहे कितनी हीट फाइंड आउट करो, कैलकुलेट करो, तो तुसी इस फार्मूले तो निकाल सकते। ये आया कित्थों है ये भी आपां हुण थोड़ी देर च पता लग जाएगा। अच्छा, हुण कोई भी जो रजिस्टर है अगर उसकी रजिस्टेंस आर है और वो फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू आई है, तो यदा मतलब उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना वा, वी, किस दे बराबर, आई आर। तो तुसी इस आई की वैल्यू नूं इत्थे पुट कर सकते हैं। जे पुट करूंगे आई नूं तो वी बाय आर आएगा, वह स्क्वेयर होएगा, वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कि तो यदा मतलब जे थानू किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता वा तो तुसी हीट कैलकुलेट करने लिए आ फार्मूला, जे थानू किसी रजिस्टर के थ्रू करंट पता वा तो आ फार्मूला, जे उहदे अक्रॉस वोल्टेज पता वा तो आ फार्मूला काम आए, है ना। अच्छा, तीसरा केस है पुत, अगर तुसी V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर R की जगह V बाय आई लिख सकते इतने, R की जगह V ओवर आई, इकाई इकाई खत्म, V आई टी। तो हले लिखना नहीं, तो किसी भी रजिस्टर दे थ्रू करंट पता, रजिस्टर दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता, तो तुसी उस रजिस्टर च पैदा होने वाली हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना कि ये मैं पॉइंट्स उदों दस रहा वां जदों रजिस्टर दे थ्रू फ्लो करने वाला करंट या रजिस्टर दे अक्रॉस डिवेलप हुई वोल्टेज कांस्टेंट है, स्टडी है, स्टडी है ना। तो उस केस च असी हीट इदा कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस लॉ नूं असी बोलते हैं, हाले लिखियो कुछ ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हुण तक दी डिस्कशन च आपां दो गल्लां नोट कीतियां कि हर रजिस्टर च जदों करंट पास करेगा तो हीट पैदा होनी होनी है, और उसका कारण भी असी समझ चुके हैं कि यह कारण कोलिजन्स, कि कोलिजन्स के दौरान जो फ्री चार्जिज है उन्होंने काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी च कन्वर्ट हो रही है, और कितनी हीट पैदा होनी है वो फार्मूलाज भी असी नोट कर चुके हैं या देख चुके हैं ना। पर इन्हां फार्मूलाज नूं अप्लाई करते वक्त इको एक गल का ख्याल की रखना कि करंट या वोल्टेज कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब स्टैडी होने चाहिए, अदरवाइज नहीं। पर ये जिहड़ी डिस्कशन है इसनूं अगर असी ये माइंड च क्वेश्चन करिए भी आया कित्थों है साडे सामने ये सारा कुछ, है ना। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है। की सिंपल है पुत, देखो जदों असी गल करते हैं रजिस्टर की गल करते, जदों रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा तो अंडरस्टूड है
रजिस्टर दे अक्रॉस की है पोटेंशियल डिफरेंस। याद है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਚਫਸ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने आई करंट शो करा हाईलाइट करा तो अंडरस्टूड है भी ए और बी दे विच पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। हायर पोटेंशियल केड़ा एंड होएगा? और लोअर, है ना। ठीक है, यही होएगा। अच्छा हुण ध्यान दियो, गल नूं समझियो। जदों करंट की गल आती है, करंट हुंदा की है? फ्लो ऑफ फ्री चार्जिज। हुण मैटल दे विच फ्री चार्जिज कौन है? इलैक्ट्रॉन्स। और अगर थोड़ा करंट इलैक्ट्रॉन्स दे मोशन करके है, फ्लो करके है, तो थानू पता वा दस्या गया कि जिस डायरैक्शन च फ्री इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं करंट की डायरैक्शन उसके ऑपोजिट ली जाती है। इट मीनस अगर करंट की डायरैक्शन ए टू बी है तो यह मतलब इस रजिस्टर च फ्री इलैक्ट्रॉन्स किधर नूं मूव कर रहे हैं? बी टू ए, है ना। तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हुण जिहड़ा फ्री इलैक्ट्रॉन है वो पहला कित्थे है? लोअर पोटेंशियल ते। लोअर पोटेंशियल ते है, फिर कित्थे पहुंचेगा? हायर पोटेंशियल, है ना। तो फ्री इलैक्ट्रॉन दे लई बी की है? इनिशियल पॉइंट। ए की है? फाइनल पॉइंट। यही है ना, ए इनिशियल पॉइंट है, ए फाइनल पॉइंट है। हुण थानू याद है पहला यूनिट इलैक्ट्रोस्टैटिक भी अगर इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज ए तो बी शिफ्ट करे तो उन्होंने ए तो बी शिफ्ट करने लिए वर्क डन कितना करना पएगा? उस चार्ज नूं ए तो बी शिफ्ट करने लिए वर्क डन कितना करना पएगा? वर्क डन टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, हुण इत्थे क्योंकि बी टू ए है तो याद है जदों आपां ए टू बी की गल करते सी वर्क डन की तो आंदा सी चार्ज क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस। हुण इत्थे चार्ज की आ जाएगा? माइनस ही, और इत्थे की आना? वी ए माइनस वी बी आ जाएगा, है ना। यही आएगा। हुण बेटा गौर करो, इन्हां दोनों विच ये जिहड़ा वर्क डन होया इलैक्ट्रॉन नूं बी तो ए ट्रांसफर करन च, ये की आएगा? हुण वी ए माइनस वी बी की है? वी दे बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस दे बराबर। है ना। हुण ये जिहड़ा वर्क डन होया इलैक्ट्रॉन नूं ट्रांसफर करन लई तो ये किहदे अगेंस्ट होया सीगा? वर्क डन बेसिकली ये की है? अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण
इलैक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की है कंजरवेटिव, तो कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किहदे बराबर हुंदा, डेल्टा यू, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ इलैक्ट्रॉन बी टू ए जाएगा तो ਉਹਦੀ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, नेगेटिव साइन का मतलब। और अगर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होई इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी। तो और डेल्टा के की आएगी प्लस ईवी, है ना, ईवी। समझ आई गल। अच्छा हुण ये सारी डिस्कशन च असी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सिंगल इलैक्ट्रॉन लिए कर रहे हैं, पर हुण जदों असी कहने वर्क डन अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स टू शिफ्ट एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए, इलैक्ट्रॉन नू बी तो इलैक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स है। जो बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स है तो उन्होंने चार्ज की होएगा, वो भी बहुत सारा होएगा क्यू। जदों बहुत सारा चार्ज होएगा क्यू तो बहुत सारा चार्ज है इलैक्ट्रॉन्स करके तो क्यू हो जाएगा। एक दा तो ई है, दो दा टू ई होएगा, तीन दा थ्री, पर सानू नंबर नहीं पता इस करके क्यू कर लिया, आ बन गया। हुण ये काइनेटिक एनर्जी जिहड़ी इंक्रीज हुई है ये गई किथे, तो ड्यू टू कोलिजन्स this increase in kinetic energy will appear as heat, heat दी फॉर्म च, और वो हीट कितनी आ जाएगी क्यू, है ना। हुण तुसी कहोगे सर आ की आ गया, तुसी तां कराई जन्ने, वो पता नहीं की आ गया, है ना। पर घबराना नहीं, क्यों नहीं घबराना, क्योंकि सानू पता वा कि करंट स्टैडी करंट की हुंदा, चार्ज पर यूनिट टाइम, स्टैडी करंट। तो स्टैडी करंट क्योंकि Q बाय टी है, इसका मतलब Q की हो गया आई टी। तो अगर आप Q की वैल्यू इतने पुट कर दईए तो देयर फोर ए उपरों आ गया ना, H इज इक्वल टू वी आई टी, बन गई फॉर्म। तो जे आ फॉर्म बनानी फिर की करांगे, आई की जगह ते वी बाय आर पुट कर देंगे। तो जे आ फॉर्म बनानी है ना तो वी की जगह ते आई आर पुट कर लेंगे, है ना, सब कुछ बनी जाना। तो ये सारी डिस्कशन हुण आपां शुरू किद्दां करना, लिखना किद्दां वा, तो लिखना शुरू करो। तो हैडिंग बना लिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दे विच सब तो पहला लिखो कि व्हेन एन इलैक्ट्रिक करंट flows through a resistor, comma, the resistor gets heated up, the resistor gets heated up। This effect of current is called, this effect of current is called हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट भी कह देने, थर्मल इफेक्ट भी कह देने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
some appliances like इलैक्ट्रिक बल्ब, वो जड़ा अजकल आप नहीं यूज़ करते फिलामेंट वाला बल्ब हुंदा सी ना, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दे बेस्ड है. सम appliances like इलैक्ट्रिक बल्ब कॉमा इलैक्ट्रिक हीटर, इलैक्ट्रिक गीज़र, इलैक्ट्रिक केटल, इलैक्ट्रिक ओवन, इलैक्ट्रिक प्रेस, एटसेट्रा, है ना, आर बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट. ठीक है बुत. हुन हेडिंग की लिखना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो डायग्राम बना के सारा कुछ ये नोट डाउन कर लो इत्थे तक. इत्थे तक कर लेना. चा हुण ये जो 3 फार्मूलाज तुहाडे सामने है, ये थानू की दस रहे हैं कि इन्हां नू कदों यूज करना? जदों तुसी हीट कैलकुलेट करनी है, और हीट कैलकुलेट करते समय थानू करंट वोल्टेज गिवन है, पर करंट वोल्टेज केदे भी जिस रजिस्टर च हीट कैलकुलेट करनी, उस रजिस्टर च फ्लो करन वाला करंट है आई, और जिस रजिस्टर दे हीट कैलकुलेट करनी उहदे अक्रॉस वोल्टेज है वी. और ये फार्मूलाज उदों काम आने आ जदों करंट या वोल्टेज कॉन्स्टेंट्स है, स्टैडी है ना, उदों लगने हैं. जे वेरीएबल है करंट या वोल्टेज, फिर ये फार्मूला नहीं काम आने, फिर इनू इंटीग्रेशन फॉर्म च लिखते हैं. बट एनीवे हुण प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ बारे. प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ तो आ डायग्राम बनाओ, आ हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल लिख लो. तो लिखना आ सारी डायग्राम बना के ना वाला, तो लिखना ये है वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स टू शिफ्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम t from B to A. From B to A.
ठीक है बुत। और इत्थे तुहानूं पता होना चाहिए डेल्टा यू ई मतलब चेंज इन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। और इस तो बाद फिर इत्थे इत्थे ते है ना। और उस तो अगे तुसी आ फॉर्म्स लिख सकते हैं, कितना लिखोगे, तो जे तुसी आई नू वी बाय आर यूज कर लेने साडी आ फॉर्म बन जाएगी। तो जिदा इत्थे भी आई तो वी बाय आर वाला फॉर्म कितना बनी सी आ वाली है ना। और इधरों इत्थे भी आ सकते सीगे आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। चलो हुण बेटा नेक्स्ट है, देखो जदों थोड़े सामने एक इलैक्ट्रिक सर्किट है, हम गौर करियो, एक इलैक्ट्रिक सर्किट है, ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक सर्किट है इहदे विच आ की है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आ की है इंटरनल रेजिस्टेंस, और आ की है ईएमएफ, पता ना। तो सर्किट की फ्लो करेगा करंट, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। हुण जदों ये करंट फ्लो करेगा तो इस रजिस्टर च की पैदा होएगी, हीट, है ना। तो टाइम टी ले लेने आप, और आई जो है ये केड़ा करंट है वो तो स्टेडी करंट। हुण ये करंट आ कित्थों रहा वा, बैटरी तो, आप इदा कह सकते हैं बैटरी, बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है, आई कितने टाइम ली, टी टाइम ली, और एक करंट स्टेडी करंट है। इहदा मतलब अगर करंट स्टेडी है तो आई नू क्यू बाय टी लिखा जा सकता, तो क्यू नू आई टी। इहदा मतलब टी टाइम के दौरान इस बैटरी ने सर्किट नू कितना चार्ज सप्लाई किया, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, है ना, इन टाइम टी, आई टी, इन्ना किया ना। हुण ये जिहड़ा चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया, तो इस चार्ज नू सप्लाई करन लई बैटरी नू की करना पिया, वर्क करना पिया, वर्क करना पिया। तो वर्क डन
by the battery to supply charge. Work done by battery किहदे बराबर Q इंटू E. E इत्थे हुण हाँ फोर्स ना समझ लियो क्यू ई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा विजिलेंट रहना आपां। हुण तुसीं कहोगे कित्थों आ गया जी, तो तुहानूं याद होना चाहिए ईएमएफ की डेफिनेशन पता की हुंदी है? देखोगे तो लिखी है ईएमएफ की डेफिनेशन, कापी च बंद करके रख लेने ना उन्होंने, दिमाग च रखा करो बंद करके उन्होंने। हाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ईएमएफ। तो जे आप चार्ज नू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ईएमएफ इंटू चार्ज की हुंदा वर्क डन। तो वर्क डन बाय बैटरी की है चार्ज इंटू ईएमएफ, है ना, और इज इक्वल टू EIT। क्यों? क्योंकि Q IT के बराबर। तो बैटरी हमेशा कितना वर्क डन करती है EIT, प्रोवाइडेड जो करंट है वो कांस्टेंट है और कितने टाइम है T टाइम। तो आ गया वर्क डन बाय बैटरी। तो ये जो वर्क डन है ये एक्चुअली की है, वर्क डन बाय बैटरी टू सप्लाई चार्ज इससे बराबर है, और दिस वर्क डन बाय द बैटरी टू सप्लाई चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट। इदा कह सकते अगर तुहानू कोई पूछे मैं लाइन क्यों लिखाई कि अगर वो कहे दसो बैटरी ने सर्किट नू कितनी एनर्जी सप्लाई की थी, तो किहदे बराबर आनी EIT दे बराबर। E की है EMF I T टाइम। हुण ये जिहड़ी सर्किट नू सप्लाई हुई एनर्जी है ये किहड़ी फॉर्म च अपीयर होनी है ना, वो आप हुणी चेक कर लेना, देखियो ध्यान दियो। हुण आ पता लग गया EIT का की मतलब है कि सैल या बैटरी ने सर्किट नू कितनी एनर्जी सप्लाई की या कितना वर्क डन होया। हुण आ जाओ, हुण पुत असी की कहने आ कि सर्किट च टोटल करंट हमेशा कितना हुंदा, क्योंकि सानू पता कि करंट इन सर्किट कितना कढ़िया जांदा, टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। याद है कुछ? जदों भी सर्किट च टोटल करंट निकालना टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। और तुहानू दसिया होया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ते इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा इन सीरीज हुंदियां। नहीं पता? पता कि नहीं? हाँ बोलिया करो फिर। हुण इस गल नूं इदां नहीं लिख सकते तुसीं E इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो I इंटू लिखता, तुसीं इहनूं इदां लिख सकते हैं दोनों साइड I ना मल्टीप्लाई, तुसीं इहनूं इदां लिख सकते हैं आ की है
ये है एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी और सेल। आ की है, ये है हीट, मतलब वो जी एनर्जी सप्लाई की सी तो वो आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे विच किहड़ी फॉर्म च पैदा हुई, हीट दी फॉर्म च। हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्सटर्नल रेजिस्टर प्लस आ गई है हीट प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जो सर्किट है इलैक्ट्रिक सर्किट, तो अगर वो रजिस्टर लगे है तो सैल या बैटरी ने जो वर्क करना या जो इलैक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी है वो हीट की फॉर्म च अपीयर होनी है। वो चो कुछ हीट एक्सटर्नल जानी, कुछ इंटरनल जानी। हुण अगर मान लो थोड़ा सैल, आ वाला सैल आइडियल सैल है, फिर स्मॉल आर की हो जानी, तो फिर आ पोर्शन की हो जाना, तो फिर सारी एनर्जी सप्लाइड बाय सैल केड़ी फॉर्म च आनी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस च अपीयर होनी है ना। तो अदरवाइज इंटरनल भी नाल आ जानी है। तो ये सारा बेस्ड है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी ते बेस्ड है। हुण आपां इत्थों शुरू करके इत्थे पहुंचे, ਇਹਦਾ मतलब इत्थों शुरू करके उल्टा भी इदां जा सकते सी, है ना। इट मीनस आ जो असी सीखिया वा कि किसी भी सर्किट का टोटल करंट, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस है, ये कित्थों आया, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी तो आया वा। तो आ जी फॉर्म है, ये लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी है। और उल्टा चलो तो आ भी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ आई गल।
क्लियर है बेटा? हुन देखो, हुन नैक्सट की नोट करना तुसी। तो अगर थानू कोई कहे इलैक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, तो तुसी की कहना EIT, है ना? अच्छा, हुन थानू याद है ये है एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट टाइम नू की कहने आ? वर्क पर यूनिट टाइम नू की कहने? बोलो, गलत बोल तो सही। हाँ, कॉन्फिडेंस रखा करो। पावर, पावर की होंगी? सिर हुन हिलाता। वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क की है, एनर्जी है, तो इट मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब इस एनर्जी नू टाइम ना डिवाइड कर दो तो पावर बचेगी। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सेल के दे बराबर है EI। हो गई कि नहीं हुई? है ना? अच्छा, आ की है? हीट एनर्जी है। एनर्जी हीट की है, एनर्जी काइंड ऑफ एनर्जी, है ना? तो एदा मतलब अगर कोई कहे हीट प्रोड्यूस्ड और एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए रजिस्टर के बराबर I² RT, है ना? तो ये एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, बोलो, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर की हो जो I² R हो जो, है ना? पर कहानी इतने थोड़ी खत्म होई नहीं, क्योंकि जो रजिस्टर है ना, ਉਹਦੇ थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा तो ਉਹਦੇ अक्रॉस वोल्टेज भी है, और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ते रजिस्टर के थ्रू करंट का रिलेशन, समझ आई गल? तो V इज इक्वल टू IR है। I की जगह ते की लिख सकते हैं? की बन जू V² बाय R, कि नहीं? इन्नी सोचने वाली नहीं गल, है ना? अच्छा, फिर R की जगह ते V/I लिख सकते? तो जे इत्थे R की जगह ते V/I लिखो तो VI, है ना? कि नहीं? तो किसी रजिस्टर ने कितनी इलैक्ट्रिक पावर कंज्यूम की है इन द फॉर्म ऑफ हीट, कह लो अपीयर हुई है, वो तुसी इदा कैलकुलेट कर सकते। तो किसी सैल ने कितनी इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई की है, वो तुसी EI तो कैलकुलेट कर सकते, है ना? तो आ दो नवीं टर्म्स आई थोड़े सामने, तो लिख लो, आ भी लिख लो। अच्छा, एक होर गल सुन लेनी है, जिन्ने भी थोड़े इलैक्ट्रिक अपलाइंसिस है,
चाहे ਉਹਦੇ ਚ इलैक्ट्रिक बल्ब है, चाहे फैन है, चाहे गीज़र है, हीटर है, जिन्ने भी इलैक्ट्रिकल एप्लाइंसिस है, तो वो रजिस्टर उन्होंने रजिस्टेंस जरूर होएगी। इदा का कोई इलैक्ट्रिक एप्लाइंस नहीं हो सकता जिहदी रजिस्टेंस ना होए। तो रजिस्टर, तो इसका मतलब इत्थे रजिस्टर या इलैक्ट्रिक एप्लायंस, भी कोई भी इलैक्ट्रिक एप्लायंस, हम गल सुनो ना, मान लो कल नूं क्वेश्चन आ जाए, आने ही है कि इलैक्ट्रिक बल्ब दी इलैक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करो, तो आ फार्मूलाज काम आने, या इलैक्ट्रिक हीटर दी इलैक्ट्रिक पावर, तो आ फार्मूलाज लगने, या इलैक्ट्रिक गीज़र है तो आ फार्मूलाज लगने, इलैक्ट्रिक केटल है आ फार्मूला लगने। तो कहने का मतलब कोई भी जो एप्लायंस है इलैक्ट्रिक, वो इक्विवेलेंट टू रजिस्टर है। तो रजिस्टर च कितनी पावर पैदा हो रही, इलैक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, कन्वर्ट हो रही है, वो आ फार्मूला है ना। तो इन्हों नोट कर लो। समझ आई पुत्र? हो गया नोट? अगे चलिए हुण आ देखियो, ध्यान दियो। आ जिहड़ी इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई की सैल ने, वो दो जगह ते खर्च हुई है, एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस च ते एक सैल दी अपनी रजिस्टेंस हीट बन के खत्म हुई है ना। दो चीज़ों का फर्क पता लग गया ना, कि कोई भी सैल जिहड़ी इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई करता वो है EI, पर उस पावर का कुछ हिस्सा एक्सटर्नल रजिस्टेंस च हीट बन के अपीयर हुंदा ते कुछ सैल दे अंदर अपीयर हुंदा हीट बन के। अच्छा हुण देखो पुत, हुण नोट करके लिख लो, नोट करके लिखना, सर्किट यही है, आ सर्किट है, आ एक्सप्रैशन है इस सर्किट तो आई है ना। ते जे इलैक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सैल, वो की लिखांगे आपां EIT, EI टी नहीं ना लिखांगे, पावर करता आपां, जे एनर्जी होए और आई दी वैल्यू कितनी है,
आगे पुत इत्थे हुण देखो, हुण इस सर्किट च जो असी सैल यूज करना वा तो उहदी EMF फिक्स है और उहदी इंटरनल रजिस्टेंस भी फिक्स है, ठीक है। पर सर्किट दी जिहड़ी रजिस्टेंस है यार वो असी बदल सकते हैं। भी हो सकता आप जिहड़ा सैल लगाना वा वाला सैल यूज करना, साडे को जो सैल है वो स्मॉल रजिस्टेंस दे अक्रॉस लगाना कि लार्ज दे, है ना, वो सारा कुछ साडे कोल। तो इहदा मतलब इस एक्सप्रैशन च जिहड़ा सैल है क्योंकि उहदी E और R तो फिक्स है तो वो तो नहीं बदल सकते, पर आ तो बदल सकते हैं आप, है ना। हुण सोच के देखो जे आ बदलेगा, बदलेगा मतलब जे वधेगा, आ वधेगा तो इलैक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सैल घटेगी, है ना। इहदा मतलब जे आ घटेगा तो इलैक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सैल वधेगी। और मैक्सिमम कदों होगी? इलैक्ट्रिक पावर supplied by cell will be maximum if आ की हो जाए मिनिमम, है ना। ते रेजिस्टेंस मिनिमम कितनी हो सकती? 0। ਇਹਦਾ मतलब therefore maximum electric power supplied by cell is E square by R। और ये कदों होएगी? जदों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है। और जदों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हुंदी है तो सैल की है शॉर्ट सर्किट। भी जदों ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है उहदा मतलब आपां सैल दे दोनों टर्मिनल्स नूं एक सिंपल वायर दे नाल कनैक्ट करता जिहदी रेजिस्टेंस जीरो है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। अच्छा क्लियर है बुत? हुण दूसरा पॉइंट नोट करना, ए सी इलैक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सैल। हुण तुहानूं पता वा कि इस एक्सटर्नल रजिस्टर दी जो इलैक्ट्रिक पावर कंज्यूम करनी है इसने, इलैक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर, है ना। की हुंदा फार्मूला? इलैक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल रजिस्टर I स्क्वेयर आर, है ना। अच्छा ये इलैक्ट्रिक पावर जो रजिस्टर कंज्यूम कर रहा ये एक्चुअली आई कित्थों है? सैल ने दिती है इनू, और एक किहने दिती है? इलैक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सैल टू एक्सटर्नल रजिस्टर। दोनों च फर्क है बुत। देखो जिहड़ा इस तो पहला टॉपिक कीता सी ना उहदे च सैल पूरे सर्किट नू इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहा सी। इहदे च जिहड़ी पावर सप्लाई हो रही है सैल दी वो आपां टोटल दी नहीं गल कर रहे, सिर्फ किहदी गल कर रहे हैं? जो इनू मिल रही है सैल तो इलैक्ट्रिक पावर, है ना। और वो किहदे बराबर हुंदी?
आई स्केयर आर। हुण आई दी वैल्यू की है, आई है। हुण बेटा ए पता की ए प्लस बी दा होल स्क्वायर है ना, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ r ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab, ਇਹਦਾ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾइन, तो वो प्लस 2ab जाना चाहिए, प्लस देखो ਇਹਦਾ ਹੁਣ टोटल आंसर की आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला आएगा जो है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਬਤ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ मतलब मेरा पर्पज ये है कि अगर कोई मैनू पूछे कि इलैक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सैल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम कदों होगी, दिस पावर विल बी मैक्सिमम इफ की हो जाएगा, तो आ जी स्क्वेयर वाली टर्म है ये जीरो हो जाए, क्योंकि जो आ टर्म जीरो हो गई तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो गया, और डिनोमिनेटर मिनिमम होने का मतलब आ मैक्सिमम हो गई, तो मैक्सिमम तो या मैक्सिमम कढ़न का तरीका पता की है भी आ जी इक्वेजन है इनू डिफरेंशिएट किया जाए, तो थोड़ा अलग लेंथी होया ना, उनके लिए आप बिना डिफरेंशिएशन दे ही कर लिया। तो अगर आ जीरो है तो आ टर्म जीरो कितना हो सकती है, दैट इज आर माइनस आर जीरो हो जाए, या आर इज इक्वल टू आर मीन्स अगर असी चाहते हैं कि सैल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नू मैक्सिमम पावर सप्लाई करे, तो वो उदों ही होना वा जदों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है, बराबर है। ये याद रखनी गल। ते टोटल इलैक्ट्रिक पावर सप्लाइड बाय सैल मैक्सिमम कदों हुई सी पिछली बार, जदों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो सी, पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नू मिलन वाली पावर या सैल ने जो पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नू सप्लाई करनी वो मैक्सिमम कदों होनी, जदों एक्सटर्नल दी वैल्यू जीरो नहीं इंटरनल दे बराबर होनी। एंड पी मैक्सिमम के बराबर होना पुत, तो आ तो टर्म हो गई जीरो। सुनो जो आ जीरो हो गई तो आ तो नीचे आ ही बचा, तो आर नाल आर निकल गया, तो की आ गया 4r, या फिर क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर तो हम इस वक्त सेम ही है, तो ई स्क्वायर बाय इको चीज ही है ना। समझ आई है गल? कितना हो गया टाइम, ऊपर हो गया, चलो तो इत्थे रुक जाने।